कल एक दोस्त का फोन आया, बोला 8.5 रुपए का वोडाफोन है, शेयर ले ले। 8.5 रुपए में क्या मिलता है? अगर तू बाजार में जाएगा कुछ भी लेने तो 20-25 रुपए के नीचे कुछ नहीं मिलता है। ये देख 8.5 रुपए में वोडाफोन जैसी कंपनी का तेरे को शेयर मिल रहा है, और क्या चाहिए, ले ले। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं हूँ मार्केट में पिछले 15 साल से, और ये सब बातें मैं सुन सुन के अब मुझे हंसी आती है। 5 रुपए का स्टॉक, 10 रुपए का स्टॉक, 20 रुपए का स्टॉक, 50 रुपए का स्टॉक, क्या तो जाएगा, ले ले भाई। यही सोच सोच के तो लोग किंगफिशर ले लिए, यही सोच सोच के लोग वोडाफोन लेके बैठे हैं, यही सोच सोच के लोग रिलायंस कैपिटल लेके बैठे हैं कि 50 रुपए का शेयर है क्या जाएगा, 20 रुपए का शेयर है क्या लग जाएगा। दोस्तों, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का जो शेयर प्राइस होता है, इसका मायने क्या है। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस भाव पे लेने वाला भी कोई है और बेचने वाला भी कोई है। तो 8.5 रुपए का वोडाफोन में लेने वाले लोग हैं, बट ये बात भी समझिए कि 8.5 रुपए में कोई बेच भी रहा है। तो दोनों का पर्सपेक्टिव से समझना बहुत जरूरी है कि 8.5 रुपए में क्यों बेच रहा है, कौन है। क्या कंपनी का प्रमोटर बेच रहा है, क्या कोई ऑपरेटर बेच रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, या कोई समझदार आदमी बेच रहा है। 8.5 रुपए का कोई मायने नहीं है। दोस्तों, जब भी आप कोई कंपनी को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखना जरूरी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या है, उसका वैल्यू क्या है उस कंपनी का। यह 8.5 रुपए का कोई मायने नहीं है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू हो सकता है 10 रुपया या 1 रुपया, और कंपनी आज की रेट में जो ट्रेड कर रही है हो सकता है 8.5 रुपया या 20 रुपया। लेकिन रियल वैल्यू ऑफ द कंपनी आपको तभी पता लगेगा जब आप मार्केट कैपिटलाइजेशन फिगर को देखेंगे। तो आप देखिए स्टॉकेज के अंदर में कि वोडाफोन का मार्केट कैप क्या है, वो एक्चुअली में कंपनी का वैल्यू है। तो जब भी आप उस कंपनी को खरीद रहे हैं, शेयर को खरीद रहे हैं, तो आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन को खरीद रहे हैं। यह बात समझ में आ गई दोस्तों। अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं कि किसी भी स्टॉक प्राइस को इवैल्यूएट करने का क्या तरीका है, कि 8.5 महंगा है कि सस्ता, ये मुझे कैसे पता लगेगा। दोस्तों, इसके लिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करता हूं, और ये कोई स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। ये किसी भी एसेट को, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो गोल्ड है, किसी भी एसेट को वैल्यू करने के लिए ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैंने एक लैपटॉप खरीदा था कुछ दिन पहले। लेनोवो का लैपटॉप था दोस्तों। करीबन 80,000 रुपये उसके MRP थी, मुझे पे करना पड़ गया, बिकॉज कंपनी ने बोला भैया 80,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, ये मॉडल का तो इतना ही दाम है। तो मैंने खरीद लिया उस लैपटॉप को, क्योंकि मुझे अच्छा लगा उसका कॉन्फ़िगरेशन। i5 लैपटॉप था, उसमें रैम करीबन 16 GB था, और बहुत बहुत कुछ अच्छे फीचर्स थे। मैंने खरीद लिया उस लैपटॉप को। जब मैं उसका फेयर वैल्यू निकालने लगा कि यार मैंने 80,000 रुपये दे तो दिए, बट इसका एक्चुअली में वर्थ क्या है ये तो मुझे पता करना चाहिए। तो जब मैं इसका फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने लगा तो मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेट किया कि इसका रैम, उसका क्या दाम है, इसमें जो हार्ड डिस्क लगा है उसका क्या दाम है, इसके अंदर में जो पावर लगा है उसका क्या दाम होना चाहिए। ये सारे चीज़ों को मैंने जोड़ा, और लैपटॉप है तो उसका स्क्रीन है, उसका कैबिनेट है, वो सब चीज़ों को जोड़ के मैंने देखा कि उसका फेयर वैल्यू होना चाहिए करीबन 72,000 रुपये। दोस्तों, मुझे तो बहुत चीटेड फील हुआ। अरे यार, 72,000 रुपये का माल मेरे को 80,000 रुपये में दे दिया। आपको भी कई बार फील होता होगा, राइट। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में उस समय नहीं आई कि भाई ये तो लेनोवो का लैपटॉप है, अब वो कंपनी अपना ब्रांड का भी तो एक वैल्यू लेगी, क्योंकि ब्रांड कैसे मिलता है, ब्रांड से मिलता है कंफर्ट, एक सिक्योरिटी, एक सर्विस स्टैंडर्ड। तो 8,000 रुपया मैं बोलता हूं कि वो ब्रांड के कारण मैंने लेनोवो को एक्स्ट्रा पे किया, तो 80,000 रुपये में मेरे को एक लैपटॉप मिल गया, जो मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल मेरे लिए चलेगा। ये बात तो सही है कि फेयर वैल्यू मैंने जस्टिफाई कर लिया कि 72,000 उसका बेसिक कॉस्ट, जिसको मैं कहता हूं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक मतलब बेयर मिनिमम, इतना तो कॉस्ट उसका होगा ही, क्योंकि सारा माल को अगर मैं असेंबल कर लेता हूं तो फाइनली वो कॉस्ट तो आता ही है। लेकिन क्योंकि वो एक ब्रांड का भी वैल्यू मैं पे कर रहा हूं,
तो इंट्रिंसिक कॉस्ट प्लस एक गुडविल कॉस्ट मैं उसके साथ जोड़ देता हूं, तो वो मेरा एक फेयर वैल्यू आ गया। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं कि ये लैपटॉप जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, ठीक है, मैं डीलर हूं लैपटॉप का, मैं आपको ऑफर करता हूं कि देखिए ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप को सचिन तेंदुलकर साहब ने 3 महीने के लिए यूज किया था और उसके बाद उनको लगा कि यार मेरे को तो हायर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो मैं ये लैपटॉप को बेच के हायर कॉन्फ़िगरेशन का नया लैपटॉप लूंगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर साहब ने 3 महीने के लिए उस लैपटॉप को यूज किया दोस्तों। अब मैं आपको बोलूं कि ये लैपटॉप आप क्या प्राइस पे बाई करेंगे, तो क्या भाव आप देंगे दोस्तों? देखिए मिनिमम कॉस्ट मैं कह रहा हूं 70,000 रुपये है, बिकॉज 80,000 में तो उन्होंने खरीदा ही था। 10,000 रुपये चलिए वो कम कर देते हैं, तो 70,000 रुपये तो मिनिमम प्राइस है इसका। अब आप बताइए आप कितना रुपये देंगे? हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद दोस्तों। ये क्वेश्चन जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो एक बड़ा सनकी दोस्त था, वो सचिन तेंदुलकर का पागलपन जैसा फैन। उसने बोला विवेक मेरे को तो 4 लाख रुपए में लैपटॉप चाहिए। मैंने बोला पागल हो गया है, वही लैपटॉप है, वही कीबोर्ड है, वही स्क्रीन है, 4 लाख रुपया? बोला विवेक सचिन तेंदुलकर का हाथ लगा हुआ उस लैपटॉप में, कुछ भी पैसा दे दूंगा मैं। ये 70,000 का 4 लाख मतलब 3,30,000 रुपया जो वो मेरा दोस्त देने के लिए एक्स्ट्रा रेडी हो गया, इसको मैं कहता हूं स्पेकुलेटिव वैल्यू। एक स्पेकुलेशन आ गया इसके अंदर में कि यार ये लैपटॉप तो सचिन तेंदुलकर का है, तो उसमें एंटिकनेस आ गई, तो कुछ भी प्राइस हो सकता है। ये आप देखे होंगे कॉन्सेप्ट आर्ट में बहुत चलता है कि कोई भी पेंटिंग का कोई फेयर वैल्यू नहीं होता है, कोई भी कुछ भी प्राइस बना सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर स्पेकुलेटिव वैल्यू होता है। क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? वो बोर्ड और वो कलर पेन, वही तो है इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट? सो दोस्तों अब आपने समझ लिया कि कोई भी स्टॉक को हमको वैल्यू करना है तो हमको उसका इंट्रिंसिक वैल्यू और स्पेकुलेटिव वैल्यू दोनों का एस्टिमेशन करना पड़ेगा। अब एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेते हैं। ठीक है, रिलायंस का भाव अभी करीबन 2050 चल रहा है, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू मान लेते हैं कि उसका बुक वैल्यू मतलब कंपनी के पास जो एसेट्स हैं और कंपनी के पास जो लायबिलिटीज है, उन दोनों को आप माइनस करेंगे तो जो नेट में बचेगा उसको बुक वैल्यू कहते हैं। तो मान लेते हैं कि बुक वैल्यू उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। एक बार गुडविल और ब्रांड और इस सबको जीरो कर देते हैं, तो कंपनी का बुक वैल्यू तकरीबन 700 रुपए है और अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 2,000 रुपए में, मतलब 1,300 रुपए का स्पेकुलेटिव वैल्यू है रिलायंस के अंदर में। क्या स्पेकुलेशन चल रही है? व्हाट आर पीपल स्पेकुलेटिंग? लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी और कंपनी इतना अगर परफॉर्म कर लेगी तो इतना उसका भाव आज के रेट में होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई दोस्तों? क्या स्पेकुलेशन चल रही है? फ्यूचर का अर्निंग को लेके स्पेकुलेशन चल रही है। दोस्तों मैंने आपको एक बात बोली थी कि हर भाव में एक बायर है और एक सेलर है, याद है आपको ये बात? तो 2,000 रुपए का जो रिलायंस ट्रेड हो रहा है उसमें कोई ना कोई बायर है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी बहुत ग्रो करेगी, और 2,000 रुपए में सेलर भी है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी कम ग्रो करेगी। इसका मतलब जो की फैक्टर है किसी भी स्टॉक का प्राइस को इवैल्यूएट करने के लिए वो है फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड एक्सपेक्टेशन बाय ईच पर्सन। हर आदमी का एक इंडिपेंडेंट एक्सपेक्टेशन होता है, इसलिए मार्केट है। कोई एक्सपेक्ट कर रहा है 16% एनुअलाइज ग्रो करेगी, कोई एक्सपेक्ट कर रहा होगा 20% एनुअलाइज ग्रो करेगी, कोई एक्सपेक्ट करेगा 24% एनुअलाइज ग्रोथ करेगी। जो जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा उतना ज्यादा वो उसका अर्निंग प्राइस का टारगेट को ऊपर रखेगा। ये बात समझ में आ गई? तो आप एज एन इंडिविजुअल बुक वैल्यू तो आपको पता लग जाएगा, बट जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड स्पेकुलेटिव वैल्यू है ये निकालना, ये अपने आप में बहुत बड़ा महाभारत है। ये इतना इजी कार्य नहीं है।
बिकॉज कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, क्योंकि सेक्टर एक तरीके से ग्रो करेगा, सेक्टर एक तरीके से ग्रो करेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंट्री भी उस तरह से ग्रो कर रही है। और क्योंकि डेमोग्राफी चेंज होती है, कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है, तो आने वाला 5 साल 10 साल 20 साल तक कैसे ये कंपनी का अर्निंग चेंज होगा, इवॉल्व होगा, ये एस्टिमेट करना इतना ईजी नहीं है दोस्तों। सो खाली हिस्टोरिकल प्राइस या हिस्टोरिकल फाइनेंस परफॉर्मेंस से आप कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन को नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको जीरो बेस वर्किंग करना पड़ेगा, उससे आपको फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेट करने में आसानी होगी। अगर आप एक्टिवली इस तरह से अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं तो स्टॉक मार्केट में पूरी तरीके से आप पैसा बना पाएंगे। लेकिन अगर आप पैसिव करना चाहते हैं, मतलब आप दिमाग नहीं लगा सकते हैं और आप चाहते हैं कि बड़े लोग जो दिमाग लगा रहे हैं फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेशन के लिए, आप उन्हीं का दिमाग पे बैठ के राइड करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड है, उसको आप एक्सप्लोर करिए, पीएमएस है, आप उसको एक्सप्लोर करिए, लेकिन साथ साथ में थोड़ा खुद भी करिए। मैं चाहता हूं कि आप 100% कैपिटल अपना म्यूचुअल फंड को या पीएमएस वालों को या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को मत दीजिए। मैं चाहता हूं 20 से 25% कैपिटल जो आप शेयर बाजार में लगा रखे हैं वो खुद भी मैनेज कीजिए। बिकॉज 10 कंपनीज आइडेंटिफाई करना जो कि आपके निजी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का पार्ट है, और वो 10 कंपनी के बारे में उनका फ्यूचर को एस्टिमेट करना इतना टफ नहीं है दोस्तों। अगर आप 50 कंपनी करेंगे तो बहुत टफ है, बट 10 कंपनी तक अपने आप को लिमिट रखेंगे तो उतना टफ आपके लिए नहीं होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, बेसिक तरीके से कंसेप्ट को सिखा रहा हूं आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे को लाइक कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा, बिकॉज आप रहेंगे साथ में तो ये जर्नी और मजेदार होने वाली है। धन्यवाद।